हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम्स मैथविला। तो यार आज हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमारा जो चैप्टर 1 आता है वो आता है कंप्यूटर का एक जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? तो आप लोगों ने, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ें पहले पढ़ रखी होंगी। कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, ताकि उससे कुछ रिज़ल्ट हम आउटपुट ले सके, कुछ रिज़ल्ट को प्राप्त कर सके। सो अगर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आपको सीधी सीधी ये लाइंस लिख लेनी है। अब बात आती है, ये जो नोट्स यहाँ पे बने हुए हैं इनकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। सो अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में बताया गया है कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो कंप्यूटर के 3 टाइप्स होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये जो आपकी बुक है प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड, इसमें जो प्रोग्रामिंग इन सी वाला पार्ट है ये सारा थियोरेटिकल पार्ट है, तो इसमें हम सारी थ्योरी ही पढ़ रहे होंगे और उसको समझ रहे होंगे। फिर जो आपका न्यूमेरिकल मेथड वाला पार्ट होगा उसमें जाके हम कुछ न्यूमेरिकल्स को कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग मैंने इसी से की है क्योंकि ईजी बुक भी है और आपका सिलेबस भी यहाँ पे बहुत जल्दी से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये तीनों होते क्या हैं। सो आपको यहाँ डेफिनेशन दिख रही होगी डिजिटल कंप्यूटर की। वो मॉडर्न कंप्यूटर जो एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसमें से वो स्टोर कर सकते हैं डेटा को, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब उसको मैनेज कर सकते हैं। डेटा क्या होता है? कोई भी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारा क्या हो जाता है? डेटा। तो ऐसे मॉडर्न कंप्यूटर्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। फिर आपका एनालॉग कंप्यूटर आ जाता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें आप डेटा को इनपुट कराते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और आपको कुछ रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर हो गया। कैलकुलेटर में हम कुछ क्वेश्चन देते हैं कि इसको प्लस करो या माइनस करो, तो हम एक इनपुट दे रहे हैं। फिर वो क्या करता है? उसकी प्रोसेसिंग करता है, मतलब उसका आंसर फाइंड करता है कि इसका आंसर क्या होगा और फिर जल्दी से हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो वो जो आउटपुट हमें दे रहा होता है, तो कैलकुलेटर भी क्या है? एक टाइप का एनालॉग कंप्यूटर है। थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर भी एक टाइप का एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। ऐसे कंप्यूटर इन विच द कंटिन्यूस डेटा एज इनपुट, मतलब जिसमें हम जो क्या करता है? डेटा को लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट दे देता है रिजल्ट। अगर आपसे क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन लंबे लंबे आते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये व्हाट इज़ कंप्यूटर हो गया और यहाँ पे इसके तीनों टाइप्स हो गए, इसकी डिफाइंस हो गई। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? वो कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर का भी काम करे और एनालॉग कंप्यूटर का भी काम करे, इन दोनों का ही काम करे, वो कंप्यूटर्स कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दीज कंप्यूटर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है। अब थोड़ा और बेसिक पे चलते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोग्रामर्स का क्या मॉडल है कंप्यूटर को लेके। तो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के। अब एनालॉग कंप्यूटर को और हाइब्रिड कंप्यूटर को यहाँ पे छोड़ दो, पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के। सबसे पहले तो प्रोसेसर। प्रोसेसर आपको पता होगा, जिसको आप सीपीयू भी बोलते हो, आपने बाकी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। मेमोरी वो होती है जिसमें हम कुछ भी स्टोर करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, इन्फॉर्मेशन हो, नोट्स हो, पिक्चर्स हो, वीडियोज़ हो, ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, उसको मेमोरी कहते हैं। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, और आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिससे कंप्यूटर हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाया मैंने आप लोगों के लिए, ब्लॉक डायग्राम। इससे आपको पूरी प्रोसेस समझ आ जाएगी कि क्या प्रोसेस होती है। देखो, ये हमारा मान लो कंप्यूटर है। ठीक है, उस कंप्यूटर के अंदर क्या लिए मैंने? सीपीयू ले लिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब इनपुट करते हैं हम इनपुट डिवाइस से, मान लो माउस है या कीबोर्ड है। माउस और कीबोर्ड हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, तो इससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन सीपीयू के अंदर जाती है। अगर उस इन्फॉर्मेशन में कोई कैलकुलेशन वगैरह है,
जैसे कि हमने इन्फॉर्मेशन दी कि हमें 2 नंबर्स का एडिशन चाहिए, तो अगर कोई कैलकुलेशन है तो उसको कौन सॉर्ट आउट करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सॉर्ट आउट करती है। लेकिन अगर कुछ स्टोर करना है, मान लो मैंने इनपुट दिया, मैंने किसी से शेयर करके कोई वीडियो ली या कोई पिक्चर ली, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट में जाती है। क्यों? क्योंकि उनको स्टोर करना है, उनसे हमें कोई रिजल्ट नहीं चाहिए होता। तो वो स्टोर कहाँ पे हो जाती है? वो मेमोरी सिस्टम में जाती है, मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। उसके बाद जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है, जो कि हमें कैलकुलेशन या आउटपुट दे रही होती है, रिज़ल्ट दे रही होती है, वो किसके थ्रू देती है हमें रिज़ल्ट? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देती है। जैसे कि मॉनिटर हो गया, मॉनिटर की स्क्रीन पे दे देती है, मतलब जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उस पर। प्रिंटर हो गया, प्रिंट करके निकाल के दे देती है। ठीक है, यही सारी चीज़ें। उसके बाद जो मेमोरी सिस्टम होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो भी फर्दर 2 टाइप्स की है, जिसमें रैम और रोम दोनों आ जाती है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो आपकी रैम होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है। रैम जो होती है वो टेम्पररी होती है, और रोम जो होती है वो परमानेंट होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, और रैम जो होती है वो टेम्पररी होती है। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग इन सी को स्टार्ट करने से पहले जो आपको पता होने चाहिए। अब हम पूरी बुक में क्या कर रहे होंगे? प्रोग्राम्स बना रहे होंगे, प्रोग्राम्स लिख रहे होंगे। तो उन प्रोग्राम्स की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्रोग्राम होता क्या है। तो काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है, जिससे हम एक पर्टिकुलर टास्क कर पाएँ, कुछ भी एग्जीक्यूट कर पाएँ, कुछ एक्शन ले पाएँ, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल प्रोग्राम्स को या हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। क्या मतलब है? देखो, मशीन की एक अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में। जो कंप्यूटर होता है उसको 0 और 1 की फॉर्म में समझ आता है, उसको ये नहीं समझ आता ए क्या होता है, बी क्या होता है, 1 क्या होता है और 2 क्या होता है। मतलब हमारी लैंग्वेज उसको समझ नहीं आती। तो हम जो लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिस लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं, वो लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो वो क्या करता है? कंपाइलर ये करता है कि जो लैंग्वेज हम उसे दे रहे होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, और तब जाके कंप्यूटर को समझ आता है कि हमें क्या आगे करना है, और फिर वो हमें जो आउटपुट देता है वो भी हमारी लैंग्वेज में दे देता है। ठीक है, ऐसे ही आपका इंटरप्रेटर होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये किसको ट्रांसलेट करता है? हाई लेवल प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। और जो इंटरप्रेटर होता है वो किसको करता है? हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। सो यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन कि कंप्यूटर क्या होता है। इसके अलावा एक टॉपिक और कवर करेंगे इस वीडियो में, एल्गोरिथम्स। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। जब आप किसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज में लिखते हो तो वो आपका क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। यहाँ पे इसकी डिफाइन लिखी हुई है, अ कंप्लीट एंड क्लियर फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफाइड प्रॉब्लम। कोई एक आपको क्वेश्चन दिया गया, कोई एक आपको प्रॉब्लम दी गई, उसको आपको सॉल्व करते हो, उसको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की प्रोसेस अगर लिख देते हो स्टेप्स में, तो वो आपकी क्या कहलाती है? एल्गोरिथम। दीज स्टेप्स इंक्लूड अ नंबर ऑफ ऑपरेशन। इस पर कुछ ऑपरेशन हो रहे होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, और बहुत सारी चीज़ें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एल्गोरिथम की? एल्गोरिथम के बारे में ही है ये सारा। इट शुड हैव एन इनपुट। सबसे पहली बात तो इसका कुछ इनपुट होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हो। जैसे कि हम कुछ नंबर दे रहे हैं तभी आप उनको ऐड कर सकते हो, या हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तभी आप उसका यूज़ करके कुछ आउटपुट निकाल सकते हो। फिर टाइम टेकन बाय ईच स्टेप इज़ फाइनाइट एंड स्मॉल। मतलब हमें एल्गोरिथम में क्या करना है, जो हम स्टेप्स लिखेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा इनपुट द वैल्यू ऑफ ए, तो ये काफ़ी लंबा चला गया। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं इनपुट ए या इनपुट बी, इनपुट सी, कुछ भी इनपुट कर रहे हो तो एक तो फाइनाइट होना चाहिए, दूसरा स्मॉल होना चाहिए। ज़्यादा लंबी लंबी लैंग्वेजेस हमें इसमें नहीं लिखनी। फिर स्टेप्स इंक्लूडेड इन द एल्गोरिथम शुड बी एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर। और ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जो एग्जीक्यूटेबल हो, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए जो कंप्यूटर को समझ ना आए। जैसे हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं माइंड योर ऑन बिजनेस, तो उसे समझ नहीं आएगा क्या करना है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को बोलते हैं 2+2, तो उसे समझ आ जाएगा कि इनको ऐड करना है, और वो ऐड करके हमें वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल होने चाहिए कंप्यूटर से।
फिर आता है algorithm कैन नॉट बी ओपन एंडेड एंड द प्रोसेस मस्ट ऑलवेज एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। क्या कह रहा है कि ओपन एंडेड नहीं होनी चाहिए। ओपन एंडेड का क्या मतलब है, स्टार्ट तो हमने कर दी लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही है चलती जा रही है। तो ऐसा हमें नहीं करना। अलगोरिथम लिखते वक्त हमें ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक एंड भी करना है उसका, ठीक है, एक टर्मिनल अच्छे से एंड करना है। इट मस्ट प्रोड्यूस एन आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेप। और वो जो हम अलगोरिथम लिखेंगे, वो जो उसमें हम स्टेप्स लिख रहे होते हैं, वो ऐसे स्टेप होने चाहिए जिसको अगर कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, आगे बढ़ाता है, ठीक है, कंप्यूटर उस पर लागू करता है, तो क्या होना चाहिए, एक आउटपुट रिज़ल्ट जो है वो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता वो आउटपुट रिज़ल्ट, तो इसका मतलब वो अलगोरिथम गलत है, वो अलगोरिथम नहीं है। एन अलगोरिथम शुड बी रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज लाइक प्लेन इंग्लिश। अब इसमें ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश हमें यूज़ नहीं करनी होती, बिल्कुल प्लेन सिंपल इंग्लिश का हमें इसमें यूज़ करना होता है ताकि उसको समझना आसान रहे। अलगोरिथम हमें हमेशा आसान भाषा में लिखना होता है। उसके अलावा अलगोरिथम वैलिडेशन। अलगोरिथम वैलिडेशन क्या कहती है, जब एक बार हम अलगोरिथम को राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है दिखाना कि कंप्यूटर जो है वो रिज़ल्ट करेक्टली दे। दिस इज़ कॉल्ड अलगोरिथम वैलिडेशन। मतलब अलगोरिथम अगर आपने सही लिखा है तो कंप्यूटर सही रिज़ल्ट देगा, अगर आपने अलगोरिथम गलत लिखा है तो कंप्यूटर गलत रिज़ल्ट देगा। लेकिन एक बार अगर आप सही अलगोरिथम लिख लेते हो तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है शो करना कि आपका जो कंप्यूटर है वो सही रिज़ल्ट दे रहा है। और अगर वो सही अलगोरिथम लिखने के बाद सही रिज़ल्ट दे रहा है तभी अलगोरिथम वैलिड है, अगर नहीं दे रहा तो अलगोरिथम वैलिड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, राइट एन अलगोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। क्वेश्चन ध्यान से समझो, हमें दो नंबर्स का सम निकालना है, उसका अलगोरिथम लिखना है, उसकी प्रोसेस लिखनी है। तो दो नंबर का हम सम कैसे निकालेंगे, जब मेरे पास पहला नंबर होगा दूसरा नंबर होगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास ये निकल आएगा। इसी प्रोसेस को आपको अपने वर्ड्स में लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, इन दिस प्रॉब्लम टू नंबर्स आर गिवन। ये दो नंबर गिवन होंगे तभी तो तीसरा नंबर निकलेगा। देयर सम इज़ टू बी कैलकुलेटेड, उसका सम हमें कैलकुलेट करना है और फिर शो करना है, डिस्प्ले करना है। द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम आर, तो इसके एल्गोरिथम के क्या क्या स्टेप्स होंगे। इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए, सबसे पहले हमने इनपुट कराया, फर्स्ट नंबर मैंने ले लिया ए। फिर इनपुट सेकंड नंबर एज बी, हम चाहते तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं इनपुट द बोथ नंबर्स ए एंड बी। फर्स्ट लाइन में भी आप ख़त्म कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो अलग अलग लिखना, ताकि हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि इसके हमें स्मॉल स्टेप्स लिखने हैं, तो इस वजह से हम इसे छोटा छोटा लिख रहे हैं अलग अलग। फिर हमें क्या करना है, ये हमारा पहला स्टेप था, पहला नंबर लेना, दूसरा नंबर लेना मेरा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करना। तो कैलकुलेट देयर सम, उनका हमने सम कैलकुलेट करना है एज सी, जिसको हम सी कहेंगे, और सी क्या होगा, ए प्लस बी होगा, जहाँ पे सी एक अनदर नंबर है जो किसको स्टोर कर रहा है, इसके सम को। मतलब कि सी क्या है, ए प्लस बी का सम। उसके बाद हमें ये भी बोला था कि इसको डिस्प्ले भी करना है, तो डिस्प्ले सी की जो भी वैल्यू आएगी उसको डिस्प्ले कर देंगे। और लास्ट में, क्योंकि हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि ओपन एंडेड नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर हम अलगोरिथम को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसका एंड भी करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे टर्मिनेट करने, ये हमें लिखना पड़ेगा लास्ट स्टेप में, टर्मिनेट द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो, फिनिश कर दो, ख़त्म कर दो। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड ग्रेटेस्ट एमंग थ्री नंबर्स। तीन नंबर्स में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको फाइंड करो। तो आपको गिवन क्या है, तीन नंबर गिवन है। सो इन दिस प्रॉब्लम थ्री नंबर्स ए कॉमा बी एंड सी आर गिवन। तीन नंबर हमें गिवन है जिसको हमने ए बी और सी मान लिया। हमें क्या निकालना है, द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग देम इज़ टू बी डिटरमाइन। हमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है इन तीनों में उसको फाइंड आउट करना है और उसको फिर डिस्प्ले करा देना है। एंड स्टेप्स क्या होंगे एल्गोरिथम के, सबसे पहले हमें तीन नंबर चाहिए होंगे। सो हमने क्या किया, इनपुट करे नंबर्स ए बी एंड सी। अब हम कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें बड़ा निकालना है। तो मैंने बोला कि जो पहले वाला नंबर है अगर वो दूसरे वाले नंबर से बड़ा है तो हम ये बोलेंगे कि ए बड़ा है, वरना हम ये बोल देंगे कि बी बड़ा है। मतलब कि दो नंबर आप अगर लेते हो 4 और 5, अगर आप कहते हो कि 4 बड़ा है 5 से, अगर ये बात ट्रू होती है तो ठीक है, लेकिन अगर ट्रू नहीं होती तो फिर ये बड़ा होगा।
है ना, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। एल्स का मतलब होता है अगर इफ़ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो जो रह गया उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। फिर इफ़ ग्रेटर, अब यहाँ से हमने अगर ए को बड़ा निकाल लिया, 3 नंबर थे हमारे पास ए, बी और सी। पहले वाले केस से हमने क्या निकाल लिया, ए को बड़ा दिखा दिया। अब ग्रेटर बड़ा है सी से, ग्रेटर बड़ा है सी से मतलब अगर ए भी सी से बड़ा आ रहा है, ग्रेटर तो ए है, तो अगर ए भी सी से बड़ा आ रहा है, अभी हमने ऊपर वाले केस में निकाला ए बी से बड़ा है, नीचे वाले केस में निकाला ए सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए जो है वो बी और सी दोनों से ही बड़ा है। इसका मतलब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, अगर ए नहीं है तो एल्स, एल्स का मतलब होता है अगर इफ़ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, तीसरा नंबर यानी कि सी। तो ऐसे करके हमारा ग्रेटेस्ट निकल जाएगा और फिर हमें उस ग्रेटेस्ट को डिस्प्ले करा देना है और लास्ट में प्रोसेस को क्लोज करने के लिए टर्मिनेट दी प्रोसेस, ये स्टेप आपको लास्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 3 है, राइट एन अल्गोरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस आर। गिवन क्या है, आपको आर रेडियस गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल, इसका अल्गोरिथम लिखना है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमें रेडियस आर गिवन है, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है और हमें जो कैलकुलेट करना है, अब द एरिया ऑफ द सर्कल इज़ टू बी कंप्यूटेड, मतलब कैलकुलेट करना है बाय द फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला का यूज़ करके, एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो जो अलगोरिथम के स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले तो हमें रेडियस की वैल्यू को इनपुट कराना पड़ेगा और फिर हम इस एरिया के फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। सो इनपुट द रेडियस आर ऑफ द सर्कल, वही कह रहा है ये। पहले तो आप रेडियस आर की वैल्यू को इनपुट करा दो, फिर इसका एरिया कैलकुलेट करो, कैसे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई हमारा कांस्टेंट होता है। फिर जैसे ही आप इसका यूज़ करके ए की वैल्यू निकाल लोगे तो आप उसको डिस्प्ले करा दो, डिस्प्ले एरिया ए, क्योंकि एरिया ए को हमें शो भी कराना होता है। और लास्ट में आप प्रोसेस को क्लोज करने के लिए टर्मिनेट द प्रोसेस लिखोगे स्टेप, तो आपकी प्रोसेस जो है वो क्लोज हो जाएगी। एग्जाम्पल 4, राइट एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। सेम इसी की तरह है, फॉर्मूला ही लगेगा। आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके कि सेल्सियस में टेम्परेचर जो होता है वो फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाय 9 × 5, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आपको इस एल्गोरिथम को सॉल्व करना है। इन दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इन गिवन विच इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग। सबसे पहले तो आपको हमेशा जब भी कोई एल्गोरिथम लिखना आप स्टार्ट करोगे तो पहली 2 लाइन में तो आपको यही लिखना है कि हमें इस प्रॉब्लम के अंदर ये चीज़ गिवन दे रखी है और ऐसे ऐसे हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो इसी से आपकी 3 लाइन्स कवर हो जाती हैं और लास्ट में आप 4th लाइन लिखोगे कि स्टेप्स क्या हैं, द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम आर, और उसके बाद आप स्टेप लिखने स्टार्ट करोगे। इससे क्या होगा, जो आपका एग्जामिनर होगा, जो आपके क्वेश्चंस को चेक कर रहा होगा एग्ज़ाम में, उस पर थोड़ा इंप्रेशन भी पड़ेगा और आपका क्वेश्चन दिखने में भी काफ़ी लंबा दिखाई देगा। तो इसमें हमारा पहला स्टेप रहेगा कि हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर चाहिए होगा, तो हमने इनपुट कराया टेम्परेचर को इन फ़ारेनहाइट। फिर हमने सेल्सियस के फॉर्मूला यूज़ करके उसको कैलकुलेट कर लिया, तो कैलकुलेट डिग्री सेल्सियस यूजिंग द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपको गिवन दे रखा है उसका यूज़ करके। फिर हमें क्या करना है, डिस्प्ले करानी है सी की वैल्यू, डिग्री सी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है, और लास्ट में हमें टर्मिनेट कर देनी है प्रोसेस, यानी प्रोसेस को क्लोज कर देना है। 5th एग्जाम्पल इसी तरीके का, राइट एन एल्गोरिथम फॉर फैक्टोरियल कंप्यूटेशन। फैक्टोरियल आप लोगों ने पढ़े हैं, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, 4 × 2 × 1। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, अब यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही रखा है क्या क्या आपको लिखना है, कैसे लिखना है। उसके बाद अगर मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल यहाँ पे निकालना है, मैंने मान लिया कि कोई भी नंबर मैं दे सकती हूँ, तो मैंने उस नंबर को n मान लिया। अब n यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इनपुट हमने नंबर क्या करा दिया, n नंबर इनपुट करा दिया। अब पहले मैंने फैक्टोरियल को 1 सेट कर दिया क्योंकि 1 हमें हर केस में चाहिए, तो पहले फैक्टोरियल 1 हो गया। अब हम कंडीशन दे रहे हैं, अगर मान लो n की जो वैल्यू है, हम कुछ भी ले सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ 0 भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू 0 है तो फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। ये कह रहा है कि अगर आप n की वैल्यू 0 लेते हो तो फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 नहीं होता 1 होता है 0 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 1 रहेगा। फिर अगर आप इसकी
k इक्वल टू 1 सेट कर देते हो। k इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, अगर आप n की जगह 1 ले लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 1 से लेके n तक इन स्टेप्स को रिपीट करना है। जैसे कि इसका क्या मतलब हुआ, पहला फैक्टोरियल मैंने ले लिया 1, इसको पहले फैक्टोरियल को मैंने 1 सेट कर दिया, 0 नहीं होगा ये तो हमने पहले ही ख़त्म कर दिया। फिर हमने 1 सेट कर दिया, फिर आपको n तक लेके जाना है। n तक मतलब जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। जैसे कि इस केस में मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना था, तो मैं 1 से नंबर को कहाँ तक लेके गई, 5 तक लेके गई। वैसे ही अगर मुझे n फैक्टोरियल निकालना है तो मैं 1 से नंबर को कहाँ तक लेके जाऊँगी, n तक लेके जाऊँगी। वही चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है। तो इससे हमारा फैक्टोरियल का क्या फॉर्मूला बन जाता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फैक्ट हमने क्या सेट करा है, फैक्ट हमने 1 सेट करा है। तो 1 को मल्टीप्लाई करते जाओ k से। k क्या है, ये जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो इसका मतलब फैक्टोरियल का जो न्यू फॉर्मूला बन जाएगा वो यही बन जाएगा कि ये सारी डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ इस केस में भी देखो, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है फैक्ट इक्वल टू k मल्टीप्लाई फैक्ट। ये वाला ओल्ड फैक्ट है और ये न्यू फैक्टोरियल है। फिर हम डिस्प्ले कर देंगे फैक्ट को, मतलब जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी उसको डिस्प्ले कर देंगे, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, प्रोसेस को फिनिश करने के लिए टर्मिनेट द प्रोसेस कर देंगे। लास्ट एग्जाम्पल है और इस वीडियो का भी लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 6, राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। एक क्लास है, ठीक है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हमें इनपुट कराने हैं और उसका हमें एल्गोरिथम लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप वही लाइंस लिख देंगे जो आपको गिवन दे रखी हैं और जिस फॉर्मूले का हम इसमें यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है, फाइंड देयर एवरेज। हमें उनका एवरेज भी फाइंड करना है और फिर जो ग्रेटेस्ट मार्क्स हैं उसको भी कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो इसमें एल्गोरिथम के जो स्टेप्स होंगे वो क्या रहेंगे, पहले हम m1 पहले सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट कराएंगे, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट कराएंगे एंड सो ऑन फॉर n सब्जेक्ट। n क्या है, n मतलब कुछ भी नंबर, तो कितने भी नंबर तक आप ले सकते हो इन सब्जेक्ट्स को और इनपुट करा सकते हो। फिर आप क्या करोगे, टोटल मार्क्स निकालने के लिए ये जितने भी आपने इनपुट कराए इन सबको आप ऐड कर दोगे और लास्ट में ये जो टोटल मार्क्स निकल के आया इसको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से डिवाइड कर दोगे, n से डिवाइड कर दोगे। इससे आपका एवरेज तो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर बात आती है कि ग्रेटेस्ट मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे। ये जो अभी हमने 3 स्टेप्स करे उन्हीं को ही आपको रिपीट करना है हर एक स्टूडेंट के लिए, जितने स्टूडेंट क्लास में हैं। और हाईएस्ट मार्क्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड दी हाईएस्ट टोटल मार्क्स इन दी क्लास एंड डिस्प्ले इट। पहले तो जितने भी मार्क्स आपके पास निकल गया है उसमें से आपको हाईएस्ट फाइंड करना होगा कि हाईएस्ट हमारा कौन सा मार्क्स है, फिर उसको हमें डिस्प्ले कराना है। रिपीट स्टेप 7 फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन दी क्लास। मतलब ये जो एवरेज हमने निकाला है ना, ये 7 स्टेप को रिपीट करना है। 7 स्टेप यानी कि डिस्प्ले एवरेज। तो ये जो डिस्प्ले एवरेज है ना, ये हमें हर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे शो करना है और लास्ट में हमें प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना है और फिनिश कर देना है, ठीक है। अब ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर था इस बुक का, उसमें आपके 2 मेन टॉपिक है जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट कर चुके हैं। एक मेन टॉपिक यहाँ पे हमने कवर कर लिया, एल्गोरिथम। दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट्स आपने पढ़ रखा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर 3rd सेमेस्टर में, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी अनसॉल्व एक्सरसाइज जो है चैप्टर की वो भी हम यहाँ पे वीडियो डालें और सॉल्व करवाएं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ हम फ्लो चार्ट वाली वीडियो के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।